दोस्तों नमस्कार। न्याय की परिभाषा बदल गई, अपराध की परिभाषा बदल गई, लोकतंत्र की परिभाषा बदल जाए, प्रयास इसी बात को लेकर हो रहा है। और निगाहों में और निशाने पर 2024 के लोकसभा चुनाव है। क्या वाकई ये सच है? झारखंड के सियासी गलियारों में घूमने के बाद पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में घूमते वक्त दो ही बातों का एहसास बीते 3 दिनों से हमें हुआ है। एक तरफ चुने हुए प्रतिनिधियों को लगता है कि दरअसल अगर वह दिल्ली के साथ खड़े नहीं होंगे तो आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। दूसरी तरफ नोटों के बंडल दिए भी जा सकते हैं और जो केस आप पर लगे हुए हैं वह हटाए भी जा सकते हैं। अन्यथा ईडी आपके दरवाजे पर है और नोटों के बंडल, उसकी आप कल्पना मत कीजिए, इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि अपराध हो रहा है या अपराध किया जा रहा है और कर कौन रहा है और सियासी तिकड़मों के बीच सत्ता किसकी बनेगी। तो क्या वाकई जनता जो वोट देती है उससे हटकर लोकतंत्र की नई परिभाषा में लोटस ऑपरेशन चलता है? उस लोटस ऑपरेशन के तहत खरीद फरोख्त होती है। उस ऑपरेशन के तहत कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती उनके साथ हो जाती है, जो सत्ता के साथ यानी दिल्ली की सत्ता के साथ खड़े हुए नजर आए। और इन सब के साथ एक झटके में वह पूरा का पूरा नेशनल मीडिया लोकतंत्र के उस राग को गाने लग जाता है, जिस राग का एक ही मतलब है, जो हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है वही सच है। उसके पीछे की परिस्थितियों को टटोलिए मत। करोड़ों के वारे न्यारे इस देश में सिस्टमेटिक तरीके से यानी करप्शन को सिस्टम के जरिए जोड़कर कैसे राजनीतिक सत्ता चलाई जाती है, बनाई जाती है, बरकरार रखी जाती है, इस पर ध्यान आप मत दीजिए। बड़ा मुश्किल है ये सियासी गलियारे में घूमते हुए प्रतिनिधि और उनके इर्द गिर्द के लोगों को टटोलते हुए इस बात का एहसास करना कि इस दौर में ईमानदार है कौन। सत्ता सभी को चाहिए, पैसा सभी को चाहिए। राजनीतिक चुनाव की पहली जरूरत पैसा है, अपराध है, वह सभी को चाहिए। लेकिन मौजूदा वक्त में न्याय कहीं दूर की गोटी है। अपराध को लेकर परिभाषा इस रूप में बदल गई, जो अपराध कर रहा है और जो बताया जाएगा, दोनों के बीच आप खड़े हो नहीं सकते क्योंकि बताने वाला गायब है। तो क्या वाकई न्यायपालिका और मीडिया की गैर मौजूदगी ने इस देश के भीतर में लोकतंत्र के उस राग को लाकर पटक दिया है, जहां पर हमारे और आपके लिए डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ईडी की रेड, गिरफ्तारी, सत्ता परिवर्तन, विधायकों का बिकना और उसके बाद इस खबर का आना कि देखिए हम वहां भी जीत गए। आइए आज एक एक पन्ने टटोलते हैं क्योंकि ये पन्ने बड़े महत्वपूर्ण हैं। विधायकों की तादाद में 3 विधायकों के नाम मौजूदा वक्त में उभरे हैं जो झारखंड के हैं, जामताड़ा, खिजड़ी और कोलवीरा के। यहाँ के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नवल विकसल कुणाड़ी। इन तीनों का नमन का भी कहना है अपने तौर पर। उनके जो ड्राइवर हैं कुमार प्रतीक और चंदन कुमार, इनका भी कहना है कि ये पैसे हमारे नहीं थे। थाने में इन्होंने बैठकर कहा ये पैसे हमारे नहीं थे। पार्थ चटर्जी भी जब पूछताछ कर रहे हैं बोले नहीं नहीं ये पैसे हमारे नहीं थे, आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। तो क्या पैसे कहीं से उड़कर आते हैं या फिर 10-10 करोड़ की बोली जो लगाई जा रही थी विधायकों को लेकर और कहा जा रहा था कि नया रास्ता झारखंड से बंगाल होते हुए गुवाहाटी तक जाता है, उसी गुवाहाटी में जहां पर शिंदे पहुंचे थे निकलकर महाराष्ट्र से सूरत यानी गुजरात होते हुए गुवाहाटी पहुंचे थे। तो गुवाहाटी क्या नया ग्राउंड जीरो है? लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन करवाने का एक नई परिस्थिति इस देश के भीतर में गुवाहाटी के तौर पर उभरी है। हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि अब नया दायरा जो सामने आ रहा है उसमें 4-5 बातें खुले तौर पर उभरी है। करोड़ों रुपए का लेन देन, सारा कालाधन सफेद, जो केसेस हैं वो खत्म कर दिया। ये सत्ता परिवर्तन का पहला पार्ट है। सारे केस खत्म कर दिए जाएंगे, आपको पूछताछ बंद। अगर आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक में जाने के लिए मुश्किल आएगी तो आपके साथ केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी होगी। XYZ जो सिक्योरिटी चाहिए आपको मिलती चली जाइए, घबराइएगा मत। और जो ईडी परेशान करता है, जो सीबीआई परेशान करती है, वो आपके दरवाजे पर आएगी नहीं। और अगर सत्ता आपके जरिए आ ही गई तो फिर उसके बाद आपको सत्ता की मलाई तो मिल ही जाएगी। इस 5 मंत्र का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, अगर आप साथ नहीं खड़े हैं, आपके यहां छापा पड़ेगा,
वह केस कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन ईडी के पास वो पावर है कि जिस तरीके से वो कार्रवाई करेगी उसमें आपकी गिरफ्तारी दिखा सकती है। गिरफ्तारी दिखाएगी, आपकी सामाजिक मर्यादाएं टूटने लगेंगी, आप अपने तौर पर भ्रष्ट और करप्ट के तौर पर पहचान होगी, मीडिया जोर जोर से चिल्लाएगा, आपको दायरे में लेगा, फिर आप भूल जाइए इस बात को लेकर कि आप क्रिमिनल नहीं है, आप अपराधी हैं, वह भी आपने मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया है। इसके बाद जो सिक्योरिटीज होती हैं, वो सिक्योरिटी आपके दरवाजे पर आपको गिरफ्तार और परिवार के अपने हिस्से में लेकर उनके जरिए आपको नैतिक तौर पर एक दबाव बनाकर राजनीति का नया ककरा खड़ा करने की कोशिश करेगी। यानी उधर हैं या इधर हैं, दोनों हिस्से में कानून गायब है, राजनीति हावी है। तो आइए, हमें लगता है आज उस पन्ने को खोलने की जरूरत है जहां पे ऑपरेशन लोटस अलग अलग तरीके से ईडी गिरफ्तारी और इन परिस्थितियों से आगे बढ़ाते हुए सत्ता के लिए कैसे काम करता है, ये महाराष्ट्र में लोग देख चुके हैं। गोवा में देखना चाह रहे थे, चीजें इंप्लीमेंट उस रूप में हुई नहीं, लेकिन एक हिस्सा 5 बरस पहले इंप्लीमेंट हो चुका था। झारखंड की स्थिति हमारी आंखों के सामने है, छत्तीसगढ़ की तरफ पैनी नजर है, वह किसी दिन भी आपके सामने खबर के तौर पर उभर सकती है कि अब वहां पर कौन कौन ईडी के रडार में कैसे आया, गिरफ्तारी किसकी हुई, किसकी डिक्की में पैसे भरे हुए थे, ये सारी चीजें आएंगी। कौन सा बैंक किस ऑपरेशन के तहत कार्रवाई कर रहा था। इससे पहले कर्नाटक का हिस्सा आपके जहन में आ जाए, जब हम पन्ने खोलने शुरू करें, मध्य प्रदेश का हिस्सा आ जाए, उत्तराखंड का हिस्सा आ जाए, एक वक्त गुजरात में भी पिछले चुनाव के वक्त सूरत और राजकोट, इन दोनों की भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही उभरी थी। अपनों को ही घेरना था और अपनों के जरिए अपनों को ही फांसना भी था। राजनीति का यह पाठ सत्ता के लिए इससे पहले इस देश में कभी होता नहीं था, लेकिन 2024 अब सामने है तो 2023 से उसका शोर आपको सुनाई देने लगेगा। यानी गुजरात चुनाव बीतते बीतते देश का नायक कौन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बीजेपी चुनाव मैदान में जाएगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा खुले तौर पर इसका ऐलान ऐवान सब कुछ कर रहे हैं। जिले जिले पार्टी हेडक्वार्टर खुलेगा, उस जिले के भीतर में औसतन जो है 20 लोगों को परमानेंट नौकरी मिलेगी, लगभग 100 लोग जो हैं उसमें परमानेंट नौकरी नहीं होगी, लेकिन 125 की कैपेसिटी के साथ हर जिले के भीतर में रोजगार दफ्तर के तौर पर वह बीजेपी का दफ्तर होगा। उसमें से जो पैसे के आदान प्रदान होंगे वो बूथ लेवल तक होंगे, गांव लेवल तक होंगे, पंचायत लेवल तक होंगे, जिला लेवल पर होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान बनेगी। यह एक पूरा का पूरा न्यू इकोनॉमिक मॉडल है जो रोजगार के तौर पर भारत के युवाओं को किस रूप में खड़ा करता है। और इसका पहला पार्ट संयोग से 2018-19 के चुनाव में बीजेपी ने समझ लिया था, क्योंकि 2018-19 में भारत के भीतर में सरकारी नौकरियों को पाने के लिए जिन्होंने देश भर में आवेदन दिया था उनकी तादाद थी 5,09,36,469। 5,09,00,000 इतने बच्चों ने आवेदन दिया नौकरी के लिए 2018-19 में, जो इलेक्शन ईयर था, और अब 2023-24 इलेक्शन ईयर होने वाला है। तब से स्थिति और नाजुक हो गई है रोजगार को लेकर। लेकिन डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि सरकार ने सिर्फ 38,100 लोगों को नौकरी दी। यानी जितने लोगों ने अप्लाई किया 1% नहीं, आधा फीसदी नहीं, आधे का आधा फीसदी नहीं, 0.07% को सिर्फ नौकरी मिली। बाकी बच्चे कहां गए? याद कीजिए उस दौर में कैसे बूथ लेवल पे बीजेपी मजबूत थी, कैसे युवाओं की भीड़ साथ थी, कैसे रैलियों में बच्चे नजर आते थे जिनके चेहरे पर बेरोजगारी का दर्द नहीं, रैली के बाद शायद पैसा पाने का सुकून हो सकता है। तो क्या 2023-24 को लेकर उससे पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता खड़ा कर रही है? हो सकता है, इससे इनकार कोई नहीं करेगा। अब यहां पर अगला सवाल शुरू होता है कि जो जैसे ही हम ऑपरेशन लोटस का जिक्र करते हैं वैसे गाहे बगाहे हर के जहन में ऑपरेशन ईडी नजर क्यों आने लगता है। और ऑपरेशन ईडी जैसे ही आपके जहन में आता है वैसे ही आपके सवाल में आता है, अच्छा बैंक फ्रॉड, अच्छा पॉन्जी स्कीम, अच्छा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जिसके दायरे में 3 झारखंड के एमएलए भी फंस गए हैं। आप कहेंगे हाँ, वैसे ही कितने मामले इस दौर में फंसे, उसमें कितने पॉलिटिशियन थे, पहले इतने पॉलिटिशियंस क्यों नहीं होते थे, जितना जब्त किया गया वो कितना जब्त कितने पॉलिटिशियंस के यहां से किया गया, उसका एक कच्चा चिट्ठा जरा समझने की कोशिश कीजिए। बैंक फ्रॉड के 769 केस, जब्ती हुई 40,923 करोड़ की। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण है बैंक फ्रॉड से जुड़े हुए पॉलिटिशियंस
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो प्रभावित होते हैं उनकी तादाद लगभग 60% के लगभग क्यों है? क्या इस देश में पॉलिटिक्स ही देश चला रही है? पॉलिटिक्स ही करप्ट है और पॉलिटिक्स के जरिए ही पूरा करप्शन फैलता है? हो सकता है। तो इससे पहले पकड़ में इसलिए नहीं आते थे क्योंकि हमारी पॉलिटिकल सत्ता करप्शन को पनाह देती थी? हो सकता है, आप कह सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 927 केसेस जो दर्ज किए गए, उसमें 13,831 करोड़ रुपया जो जब्त किया गया, उसमें पॉलिटिशियंस की तादाद 927 में से 458 है जो अलग अलग तरीके से राजनीति में शामिल थे। पॉन्जी स्कीम 297 केसेस में से शामिल जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तादाद 102 है। बैंक फ्रॉड जो 769 केसेस थे उसमें जुड़े हुए पॉलिटिशियंस की तादाद जो है वह लगभग 376 है। यह स्थिति बतलाती है कि कांग्रेस के काल में जो 10 साल तक रही उसमें कुल पॉलिटिशियन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक, सेंट्रल लेवल में आपके जहन में आना चाहिए जगन रेड्डी का नाम, सुरेश कलमाड़ी का नाम, मधु कोड़ा का नाम, एआईडीएमके के चंद नेताओं का नाम आएगा। और ये नाम आते आते जब आप चलते चले जाएंगे तो आपको 82 पॉलिटिशियंस मिलेंगे जो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े थे और ईडी ने उन पर दबिश की थी। गिरफ्तार नहीं किया था, नोटिस दिया था, कुछ जब्ती हुई थी, मामला यहीं तक रह गया। क्योंकि इस देश के भीतर में जो क्राइम ईडी अपने तौर पर पकड़ रही है और उसका जो रेट निकल कर आ रहा है, कुल केसेस उसके पास 54,422, कन्विक्शन 23, यानी 0.004%। ये है ईडी का हिस्सा। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में पॉलिटिशियंस की गिरफ्तारी, उन पर लटकती तलवार, जब्ती, इन सारी चीजों को बताया जाता है तो कल्पना कीजिए ईडी ने आज तक जितना माल जब्त किया है अपने बनने के बाद से, मनी लॉन्ड्रिंग कानून आने के बाद से, वह है 1,04,702 करोड़। लेकिन इस मोदी काल में उसमें से 85,872 करोड़ इसी दौर में पकड़ा गया। और उसमें भी 18-19 से इसकी शुरुआत जबरदस्त होती है क्योंकि इलेक्शन ईयर था, इलेक्शन से ठीक पहले और इलेक्शन के बाद इन 2 बरस के भीतर ही लगभग 45,000 करोड़ रुपए की जब्ती हुई, मैक्सिमम केसेस दर्ज हुए। पिछले साल लगभग 8,988 करोड़ रुपया जब्ती हुई, उससे पिछले यानी 2021 में जो कोरोना काल था उसमें भी 14,107 करोड़, लेकिन उससे पहले 18, 19 और 20 कोरोना से ठीक पहले 45,000 करोड़ रुपए की जब्ती। और उसके दायरे में आने वाले पॉलिटिशियंस जो लिस्ट में आ गए उनकी संख्या 362। इनमें से जो फाइल बनी 122 मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो राज्य केंद्र को प्रभावित करने की राजनीति में जिनका कद है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और बाकी लेवल पे काम कर रहे थे, और सब मिला दीजिएगा तो ये 700 प्लस में आते हैं। तो क्या भारत की राजनीति के भीतर में ऑपरेशन लोटस के 5 हिस्से हैं? पहला हिस्सा होता है सत्ता बदलनी है, दूसरा हिस्सा होता है विधायकों को खरीदना है, तीसरा हिस्सा होता है कि उनकी वापसी दोबारा ना हो जाए उसके लिए पूरा स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया जाता है, चौथा हिस्सा होता है उस कट एंड पेस्ट करना जहां पर जो करप्ट विधायक है और हमारे साथ आ रहा है तो उसके ऊपर केसेस को फाइलों में दबा देना, सिर्फ थ्रेट के लिए रखना, और उसके दरवाजे पर केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, जैसे शिंदे के विधायकों के साथ या शिवसेना के विधायकों को सुरक्षा मिल गई थी, XYZ सिक्योरिटी मिल गई एक झटके के भीतर में। अब आपको कोई छू नहीं पाएगा, कोई शिवसैनिक आपके घर नहीं घुसेगा, जनता के आक्रोश का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सरकार आपके साथ खड़ी है। तो लोकतंत्र के इस पहचान के साथ इसका अगला हिस्सा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो इस रूप में आता है कि भारत के भीतर में क्या न्याय की परिभाषा भी बदल दी गई। क्योंकि मोदी सत्ता जब आ रही थी 2013-14 में चले जाइएगा तो इस देश के न्यायालयों में 2.5-3 करोड़ मामले लंबित हुआ करते थे, और इसको मुद्दा बनाया जाता था कि जब न्याय प्रक्रिया ही ढीली होगी और इस देश के करोड़ों परिवार अगर न्याय प्रक्रिया के बीच ही झूलते रहेंगे तो देश में कानून कहां है। लेकिन आइए जरा इस नए आंकड़ों को देखिए, इससे आप समझ पाएंगे कि 2014 से 2022 तक के बीच की स्थिति क्या हो गई। 2014 में इस देश की सुप्रीम कोर्ट के पास लगभग 61,000 मामले लंबित पड़े थे, घट जाने चाहिए थे लेकिन वो घटे नहीं, उसमें और 11,000 का इजाफा हो गया और वो 72,000 पार कर गए।
लेकिन इस देश के भीतर में जैसे ही नफरत की राजनीति का जिक्र हो, हिंदुत्व का शोर हो, राजनीतिक को प्रभावित करने का शोर हो, ऐसे केसेस की सुनवाई मिनटों में सुप्रीम कोर्ट करता, ये जानते समझते हुए कि 72,000 पेंडिंग केसों पर वो बैठा हुआ है। तो बराबरी और गैर बराबरी का जिक्र यहां नहीं करना चाहिए। विशेषाधिकार और एमएलए एमपीज और सियासत का मतलब इस देश में क्या होता है और वो क्यों सबसे महत्वपूर्ण है, यह भी एक नजरिया खुले तौर पर उभरता है जो सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से देखिए। इस दौर में इस पे मत जाइए कि जस्टिस चंद्रचूड़ क्या कर रहे हैं, चीफ जस्टिस रमन्ना क्या कह रहे हैं, कोई कंगारू जर्नलिज्म का जिक्र कर रहा है, कोई आने वाले वक्त की परिस्थिति को बता रहा है कि जनता के भीतर के हक का सवाल। ये एसेंस है, एसेंस फैक्ट नहीं होता है। फैक्ट ये है कि आप जिन केसेस पे बैठे हुए हैं उसके ऊपर कोई दूसरा केस कैसे आ सकता है, वह भी राजनीति में मुनाफे और घाटे से जुड़ा हुआ केस। लेकिन है तो उसके लिए आप एक अलग सुप्रीम कोर्ट खोल डालिए जिसमें कहिएगा सिर्फ पॉलिटिकल मामलों की सुनवाई होगी, कई जस्टिस की नियुक्ति वहां कर दीजिए। देश में तो कतार में लोग बैठे हुए हैं कि हम भी जस्टिस बन जाएं, एक लंबी कतार है इसके लिए, सबकी सिक्योरिटीज ले आइए, उधर आके खड़ा कर दीजिए। क्योंकि हाईकोर्ट के भीतर भी 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री इस देश के बन रहे थे 41 लाख मामले लंबित पड़े थे, कम हो जाने चाहिए थे। टैक्स पेयर का पैसा इस दौर में ज्यादा बढ़ा के देने लगे, सुप्रीम कोर्ट का पूरा बजट बढ़ गया, हाई कोर्ट का बजट बढ़ गया, सरकार ज्यादा पैसा देने लगी, तो क्यों नहीं बढ़ा? इंफ्रास्ट्रक्चर आप सुधार रहे थे तो। लेकिन 41 लाख से बढ़ते बढ़ते वह 60 लाख तक पहुंच गया, यानी 19 लाख मामले इस 8 बरस के भीतर में और बढ़ गए। जिम्मेदारी किसकी होगी, जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का आप जिक्र करेंगे तो आप ये मानकर चलिए कि हर केस में 2 परिवार फंसा होता है, उस 2 परिवार के साथ कम से कम 2 परिवार के जन्म माता पिता या कहे पति पत्नी तो फंसे होंगे। तो उसको जब गुना कर दीजिएगा उतने केसेस की तुलना में, यानी हर केस में आप सिर्फ 4 लोगों को जोड़िए जो प्रभावित हो रहे हैं, हालांकि हो ज्यादा रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ 4 ही को जोड़िए और सोचना शुरू कीजिए ये क्या है मसला। ये मसला ये है कि इस देश में डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में 2,64,00,000 मामले 2014 में लंबित थे, कम होने चाहिए थे ना, क्योंकि हमने बड़ा काम किया है बीते 8 बरस में न्यायपालिका को लेकर, न्याय मिलने को लेकर, इस देश के गरीब मुफलिस लोगों को लेकर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मुस्लिम, क्या क्या कहते रहे, उनसे ही जुड़े हुए ज्यादा मामले अदालतों में उलझे हुए हैं। तो फिर क्या होना चाहिए था? 2,64,00,000 मामले कम हो जाने चाहिए थे। लेकिन 2022 की तारीख क्या कहती है? कहती है कि 4,19,00,000 मामले लंबित पड़े हैं, यानी लगभग 2 करोड़ के लगभग मामले बढ़ गए। ये कौन सी स्थिति है, कौन सा न्याय है, इसकी कौन सी परिभाषा गढ़ी जाए? इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में जब हम एक राजनीति का ये चेहरा देखते हैं जहां नोटों के बंडल हैं और नोटों के बंडल दिखाई देते ही हर कोई कहता है ये मेरे नहीं है, अगर पकड़ में आ जाए, और पकड़ में नहीं आए तो पता चलता है कि यहां उसके वारे न्यारे हो गए। कमाल का खेल है ये। बोली जो झारखंड को लेकर लगाई जा रही थी उसमें आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि लगभग 15 करोड़ औसतन तय हो गया था। तमाम केसेस जो भी आपके ऊपर चल रहे हैं वो नहीं चलेंगे, सुरक्षा आपको दी जाएगी और ये 15 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। उसी की खेप का एक हिस्सा जो 50 लाख था जो फंसते चला गया, जिसमें 3 विधायक फंस गए जो गुवाहाटी के रास्ते जा रहे थे। किसको दायरे में कैसे कैसे लाया जाए, क्योंकि इस देश का सच क्या है, इस देश का असल सच यह है कि भारत के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय कर्ज है वह बढ़ते बढ़ते 461 बिलियन डॉलर से 620 बिलियन डॉलर पर आकर खड़ा हो गया है। जो कर्ज है भारत के ऊपर, और कर्ज का मतलब अगर रुपए में तब्दील करेंगे तो लगभग 36 लाख करोड़ से बढ़कर हम लगभग 50 लाख करोड़ तक आ गए हैं। जो कर्ज हमारा बढ़ गया है, और जो हमारी अपनी रिजर्व करेंसी थी, हमारी अपनी इकोनॉमी के चलते जो इस देश को चलाते हैं, डिरेल नहीं करते हैं, चलाते हैं। डिरेल की पूंजी अलग है जो आपको बंडलों में नजर आती है। वह रिजर्व करेंसी जो थी वह 571 बिलियन डॉलर पर आ गई और पिछले बरस तक 642 बिलियन डॉलर थी, यानी पिछले साल तक वह हमारे पास जो थी 50 लाख करोड़ से ज्यादा की थी और आज की तारीख में 45 लाख करोड़ पर आ गई, यानी 5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। इस इकोनॉमी का जिक्र करने से सरकार घबराएगी, कतराएगी। जिक्र 50 लाख का होगा, जिक्र 5 करोड़ का होगा, जिक्र 50 करोड़ का होगा, जिक्र इस देश की उस राजनीति का होगा जिसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड आते हैं तो 8,000 करोड़ का भी जिक्र होगा। लेकिन दूसरी तरफ इस देश की में इस इकोनॉमी
और जो पूंजी आ कहां से रही है वो हमारी और आपकी ही पूंजी है जो बैंकों में जमा है। और बैंकों से कर्ज उठाने वाले लोग उसी पूंजी को पॉलिटिकल फंडिंग में कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये हमने बहुत बार जिक्र भी किया। और वही तरीका ही है ब्लैक को व्हाइट और सिस्टम में करप्शन को कन्वर्ट कर देने की स्थिति में। यह एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस का असर यह हुआ कि इस देश के बैंकों पर तकरीबन 10,80,000 करोड़ रुपया इस दौर में सरकार ने रिटर्न ऑफ कर दिया, यानी उसको माफ कर दिया। वो पैसा बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस उठाकर चले गए थे और उठाने के बाद लौटा पाने की स्थिति में नहीं थे तो क्या करते। और जो बैड लोन था वो 8 लाख करोड़ के लगभग आ गया। जो कॉरपोरेट टैक्स एक झटके में हम 1,45,000 करोड़ माफ कर देते हैं तो माफी यूं ही तो नहीं दी जाती है, कुछ उसकी एवज में लिया भी जाता है। यानी पूंजी का ट्रांसफर भारत की इकोनॉमी से भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में, और पॉलिटिकल सिस्टम में जनता के वोट के ठीक समानांतर पैसे के जरिए विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त, यानी लोकतंत्र का कैपिटल मार्केट इकोनॉमी का यह हिस्सा इससे पहले भारत में कभी नहीं था। और 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम लोटस ऑपरेशन के मातहत ईडी की छापे और गिरफ्तारी के दायरे में क्यों फंस गए हैं, और भारत की न्याय प्रक्रिया के भीतर में बिना कोई सवाल किए अपराध को अपराध करार देने की सोच बहुत अच्छी है। लेकिन अपराध की तादाद अगर बढ़ती चली जा रही है और बढ़ते बढ़ते 2000 गुना ज्यादा गिरफ्तारियां होने लगे, लगभग 700 गुना ज्यादा माल जब्ती होने लगे, और पॉलिटिकल गिरफ्तारियों की तादाद अगर एक झटके में बढ़कर 100 गुना बढ़ जाए तो कोई सवाल तो इस देश में पूछेगा किसी से ना, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा ना। लेकिन एक नई परिस्थिति है इस देश के भीतर में, जिसमें नया पाठ यही है कि न्याय की प्रक्रिया की परिभाषा बदलिए, अपराध की परिभाषा बदलिए, लोकतंत्र की परिभाषा बदलिए, या बदली हुई परिभाषा को आत्मसात करके हाथों में तिरंगा लेकर इस देश में राष्ट्रीयता का राग गाना शुरू कर दीजिए। वही एक आखिरी और पहला सच हो। तो 2024 का आखिरी मंत्र यही है। उसके नायक कौन होंगे? नायक वह शख्स जिसको लेकर मौजूदा वक्त में बीजेपी सामने रख चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 जीते, 2019 जीते, 2024 भी जीत जाएंगे, क्योंकि विपक्ष में कोई नायक उस रूप में उभर नहीं पा रहा है जिसमें सबके पीछे सब खड़े हो जाए। लेकिन इस देश की जनता का तो कोई नायक होगा, वह तो पॉलिटिकल नायक है। जनता का नायक कौन बनेगा और जनता का नायक कहां से खड़ा होगा? उससे पहला सवाल यह है कि इस देश की जनता क्या सोच रही है, और उसके भीतर की जो कुलबुलाहट आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को लेकर है, उसके भीतर की समझ क्या कहती है। और वही समझ आखिर में सबसे मायने रखती है, क्योंकि भारत लोकतंत्र के लिए जीता है, लोकतंत्र के लिए मरता है। हम उसकी परिभाषा बदल दें तो भी उसी के लिए जिएगा, उसी के लिए मरेगा, यही सच है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।